गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने विस्थापन की जो समस्या है उसके कारणों के बारे में चर्चा की थी। हमारी इस क्लास के अंतर्गत हम एक नए बिंदु के साथ लेके आ रहे हैं कि विस्थापन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इन दुष्प्रभावों का हम अध्ययन 6-7 बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। मैं आपके यहाँ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से, और इस पीडीएफ के माध्यम से हम जो आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है, जो हमारा आज का बिंदु है विस्थापन के दुष्प्रभाव। देखिए, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के बारे में हम पहले से समझ चुके थे। इसका अर्थ हमने निकाला था कि एक लंबे समय तक लोगों का समूह किसी क्षेत्र विशेष में या भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और कोई पर्यावरण या हम कहें कि उस मकान के अंदर लोगों का जो जमावड़ा है, लोग वहां पर किस तरह निवास कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न होती है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि विस्थापित जो लोग हैं उनका बहुत सारा धन परंपरागत व्यवसाय के अंदर जब लगता था तो उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन स्थितियां क्या बनी? स्थितियां ये बनती हैं कि व्यक्ति आत्मनिर्भरता से आश्रितता में आ जाता है। आजीविका उपार्जित करने का जोखिम उसके सामने रहता है। कृषि कार्य जो पहले करता था अब वो नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में उसके सामने तनाव बहुत अधिक होते हैं। नए स्थानों पर अरुचिपूर्ण व्यवहार भी हो सकता है। और स्त्रियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव रहता है। वो लोग अपने आत्मसम्मान के साथ निवास नहीं कर सकते। आदिवासी क्षेत्रों में तो विशेष स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। नए व्यवसाय से संबंधित विशेषीकरण का लाभ नहीं मिल पाता। कृषि कार्य में जिन ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भरता थी उसका स्थान लोगों पर आश्रित होने पर आ जाता है, क्योंकि नई जगह पर नई वातावरण में वो अपने जीवन यापन को विधिवत नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मुआवजे का दुरुपयोग। देखिए, जब किसी को अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है तो वो नियोजित तरीके से उसे खर्च नहीं करता और सैद्धांतिक रूप से वो क्षतिपूर्ति मिल तो जाती है, लेकिन वो मोटा पैसा फालतू वैभव में खर्च हो जाता है। उस राशि का रचनात्मक कार्यों में उपयोग कम होता है। व्यक्तियों के सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि गांव की भूमि पर संयुक्त परिवार का स्वामित्व होता है तो मुआवजे की राशि विभिन्न सदस्यों में बंटवारा हो जाने के कारण कोई लाभपूर्ण उपयोग नहीं मिल पाता।
जैसे मान लीजिए किसी पिता की जमीन है, सरकार ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, मान लो उसके 7 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसको 12, 13, 15 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। 2, 4 लाख वो वैसे ही खर्च कर देता है वैभव प्रदर्शन में, सोमनियों में, धार्मिक कार्यों में, आयोजनों में, और बाकी पैसे से उसकी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती कि वो अर्थोपार्जन के अच्छे क्षेत्र को विकसित कर पाए। ऐसी स्थिति में ये भी सच है, कई बार उस राशि के बंटवारे को लेकर झगड़ा वगैरह भी हो जाता है, हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी ज्यादा परंपराओं की प्रधानता है कि व्यक्ति उस मुआवजे की राशि का उपयोग अनेक अनुत्पादक कार्य जैसे कर्मकांड करना, तीर्थ यात्रा करना, शादी विवाह में अनावश्यक खर्च करना, दान दक्षिणा दहेज देना, या बुरी संगति में पड़ जाने के कारण कई बार वो नशे की ओर अग्रसित हो जाते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। ऐसी दशाओं के बीच में अर्ध विस्थापन जो है वो पूर्ण विस्थापन में बदलने लगता है। अंतिम अगले बिंदु के रूप में है विरोधपूर्ण गतिविधियों में वृद्धि होती है। देखिए, समाजशास्त्रियों के द्वारा यह अनुभव किया गया है कि जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ रही है, विस्थापन के फलस्वरूप आंदोलनकारी गतिविधियों में वृद्धि होने लगती है। इस तरह के आंदोलन होते हैं कि जिसके अंदर जमीन देने के लिए तैयार नहीं होना, अधिक मुआवजे की मांग करना, सरकार की विस्थापन संबंधी नीतियों का विरोध करना, घोषित लक्ष्यों के अनुसार अधिकृत भूमि का उपयोग न करने के संबंध में आंदोलन किए जाते हैं। और ऐसी दशाओं में कुछ राजनीतिक दल अपना लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये भी एक दुष्प्रभाव है। जैसे आप उदाहरण से समझिए, बॉम्बे और दिल्ली के बीच में हाईवे का निर्माण हो रहा है। अब उस हाईवे के निर्माण में कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी जमीन आ रही है और उनको बहुत पैसा मिलने वाला है, इस पे पॉलिटिक्स हो जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में होके ना निकले और कुछ चाहते हैं कि हमारे गांव में से निकले, क्योंकि मुआवजे की राशि सबको मिलनी है। ऐसी स्थिति में कई बार मुआवजा कम है, धरना प्रदर्शन चालू हो गया, जिससे सरकार की उस योजना में डिले होता है, लोगों को पैसा समय पे नहीं मिल पाता। कई बार सरकारी व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने तो पैसे लेकर हमें कम ज्यादा कर दिया, हमारी जमीन ज्यादा आ रही थी, कम पैसा मिला। डिस्प्यूट उत्पन्न करना, ये राजनीतिक दल जानबूझ के डिस्प्यूट उत्पन्न करते हैं जिससे लोगों को असुविधा हो, लोगों को प्रॉब्लम हो, और वो लोगों के सामने ये कह पाए कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये राजनीतिक एजेंडा है और ये सड़क निर्माण के अंदर कहीं ना कहीं धांधली है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसमें जिम्मेदार है। इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल ग्रामीणों को प्रोत्साहन करते हैं, फालतू का नाटक, हल्ला, धमकी भरे अंदाज में व्यवहार करना, प्रदर्शन किए जाते हैं, जो कि इसका नेगेटिव सेंस पैदा करता है। अगला बिंदु है दुर्बल वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव। इसका मतलब है कि जो हमारे वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, दुर्बल वर्ग है, उनके पास पहले से ही खेती की जो जमीन है वो कम है, उनके हिस्से हो जाते हैं। ये भी एक समस्या रही है। जब किसी क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण सरकार करती है तो गांव के प्रभावशाली जाति समूह किसी न किसी प्रकार की आजीविका के दूसरे साधन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो SC ST के लोग हैं, दुर्बल वर्ग है, उनकी स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनजातियों के जीवन में विस्थापन से समस्या उत्पन्न होती है, उनके रहने के ठिकाने छिन जाते हैं, महिलाएं बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं, उनको काम करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, और नैतिकता का खतरा उनके सामने पैदा हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके साथ शोषण होता है। इन वर्गों के लोग जब नगर की गंदी बस्तियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो गंदी बस्ती की जो समस्या है वो भी उनको एज ए गिफ्ट मिल जाती हैं। इस तरह दुर्बल वर्गों पर ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। अगले बिंदु के रूप में सामुदायिक संपत्ति से वंचन की बात आती है। देखिए, जब विस्थापन होता है तो विस्थापन का एक मुख्य परिणाम अगर हम समाजशास्त्रीय आधार पर देखें तो किसी समूह अथवा समुदाय के जीवन में सामुदायिक संपत्तियों से पृथकता का रूप देखने को मिलता है। सामूहिक जीवन की पृथकता का मतलब है एक गांव का स्कूल, उस खेल का मैदान, मनोरंजन का केंद्र वो छिन जाते हैं। हो सकता है पहले जहां वो रहते हो वहां किसी पीपल के पेड़ के चारों ओर बच्चे खेलते हो, अब उनको ऐसी जगह रहने का अवसर मिल रहा है कि हाँ कोई पेड़ नहीं है, बच्चे धूप में बीमार हो रहे हैं। ये हो गया सामूहिक संपत्ति का वंचन। गांव के स्कूल के खेल के मैदान में बच्चे खेलते थे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता था। अब नए क्षेत्र में जा रह रहे हैं
वहां पर बंजर भूमि है, पथरीली भूमि है, लोग गिर रहे हैं, उनको चोटें लग रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उस सामूहिक संपत्ति का वो उपयोग नहीं कर पा रहे। ठीक इसी प्रकार जो लोग गाय गाय भैंस पालते हैं, पशु पालते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट क्या था कि प्राकृतिक को जल का स्रोत हो, को चरागाह हो, ऐसी स्थिति हो वहां पर वो ढंग से खा पी पाए। लेकिन विस्थापन के बाद उनको अपने पशुओं को रखने के लिए दिक्कत आती है, उनको कोई चरने का स्थान नहीं मिल पाता, उनको जल के कोई स्रोत उनको नहीं मिल पाते, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उनके लिए कृत्रिम व्यवस्थाएं करता है और वो पशु प्राकृतिक जीवन से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन दिशाओं के बीच में उनके सामने भरण पोषण की बहुत बड़ी समस्या आती है, उनके संसाधन कम हो जाते हैं और वो नई दशाओं में अपना अनुकूलन नहीं कर पाते। स्पष्ट है, ये विस्थापन एक ऐसी समस्या है जो प्रभावित लोगों के सामुदायिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव और व्यक्तिगत पारिवारिक विघटन इनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से मैं पुनः आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं कि जो विस्थापन है इसके दुष्प्रभाव की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको पहले बिंदु के रूप में समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से सामाजिक और सामूहिक विघटन होता है। भाई विघटन का यहाँ पे अर्थ क्या है? गांव की जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, सरकार के द्वारा ले ली गई है, तो सबसे पहली समस्या है कि हमारी जॉइंट फैमिली टूटकर न्यूक्लियर फैमिली में बदल रही है, ये स्ट्रक्चर के रूप में हो रहा है। सेकंड, हमारा पास पड़ोस जो था वो लोग थे, बदल गए। हो सकता है कि हमें नए स्थान पर जा रहना पड़ रहा है, वहां पर अपराध की प्रवृत्ति वाले लोग ज्यादा हो, हमारे बच्चों पर उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो। जिस स्थान पर हम लंबे समय से रहते आ रहे हैं वहां की संस्कृति हमारी संस्कृति के साथ मिलती जुलती थी, हम वहां सहभागिता दिखा रहे थे। अब हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है जो कि पहले से रह रहे हैं, उनके बीच में है, आपको पुनर्वास करने के लिए रखा गया है। हो सकता है कि वहां किसी अन्य जाति धर्म के लोग निवास करते हो सकता है वहां के लोगों की कल्चर अलग हो सकता है कि आप शाकाहारी है वो मांसाहारी हो, या आप मांसाहारी हो वो शाकाहारी हो, तो कहीं ना कहीं कल्चर का एक डिफरेंस है। आपको अपनी बहन बेटियों की प्रतिष्ठा का बड़ा ख्याल रहता है कि कहीं नई जगह पर उनके साथ कोई नैतिक रूप से पतन ना हो जाए। हमारी जो नातेदारी व्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत हमारे रिश्तेदार लोग अंत्यक्रिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। अब किसी दूसरे स्थान पर जब हम जाकर रहेंगे तो हमारे जीवन में छोटे छोटे तनाव जब होते हैं तो हमारे तनाव को एडजस्ट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए लोग नहीं मिल पाते। हो सकता है हमारे बच्चे किसी ऐसे शिक्षा के केंद्र में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर उनका नैतिक रूप से उत्थान हो रहा हो, अब उन्हें ऐसी स्थिति में रहना पड़ रहा है कि जहाँ पर बढ़िया स्कूल नहीं है अंग्रेजी माध्यम के, या टीचर जो पढ़ाते हैं वो उनके लेवल का नहीं है, तो हमारे मन में कुंठा हताशा जन्म लेती है कि अरे काश हम पुरानी जगह रहते, अगर हम विस्थापित नहीं होते तो शायद हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ पाती। दूसरी चीज, हमारे जो मनोरंजन के केंद्र हैं वो परिवर्तित हो गए। पहले हम खेतों में खेलना, रिश्तेदारों के साथ खेलना, ऐसी क्रियाविधि करते थे। अब नए स्थान पर नए माहौल में हो सकता है ऐसे खेलों का प्रभाव कम हो, तो ये समस्या है। फिर रहने के संदर्भ में प्रवास की समस्याओं के बारे में बात करें तो नई जगह पर नए वातावरण में अपने परिवार के साथ अनुकूलन करना बहुत बड़ी समस्या है। उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाते हैं, नए सिरे पर नई आजीविका को कमाना यहाँ पर एक चुनौती का सामना करने जैसा होता है। और खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जो ट्राइब्स के लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्राइब्स की तो समस्या यही है, संख्या में कम होना, संकोची स्वभाव होना, और वो बेचारे अपनी कोई विशेष मुद्रा नहीं, विशेष कोई लिपि नहीं, अपना जैसे तैसे जीवन जीते हैं। लेकिन नए वातावरण में, नए माहौल में उनको अपनी संस्कृति के पतन की समस्या आती है, लोग उनको जबरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह काम में लेने लगते हैं। आर्थिक समस्या के रूप में यदि हम देखें तो विस्थापन के कारण जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो फेल हो जाते हैं, पैसा सही जगह का काम नहीं आ पाता। जो रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं, यानी हैंड टू माउथ लोग हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है। अपनी आजीविका उपार्जित करने में वो जोखिम बहुत ज्यादा रहती है, अपने व्यवसाय के विशेषीकरण का उनको लाभ नहीं मिल पाता, और यानी कहने का अर्थ है कि आत्मनिर्भरता वाली आश्रितता की स्थिति बदल जाती है। वो अपने खुद के काम में पहले दक्ष थे, अब दूसरों की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ये उनके अंदर एक मानसिक रूप से भी विकार उत्पन्न कर देता है। अन्य समस्या के रूप में हम देखें तो मुआवजे का जो दुरुपयोग है वो होता ही है।
कहते ना कि अचानक पैसा मिल गया, पच नहीं रहा और वो उल्टे सीधे कामों में खर्च कर रहे हैं, या तो धार्मिक कर्मकांड सोमनियों में खर्च कर दिया, जुआ खेलने लग गए, शराब पीने लग गए, या वैश्यवृत्ति पनपने लगी। तो कहने का मतलब नेगेटिव सेंस के अंदर उनका धन बहुत खर्च होने लगता है। कुछ लोग गांव की पॉलिटिक्स के माध्यम से विरोधपूर्ण गतिविधियों में वृद्धि कर देते हैं, जिससे कि काम डिले होता है, क्योंकि सामने वाले का नुकसान हो रहा है और जो आनंद लेने वाले होते हैं राजनीति पार्टी के लोग, वो बीच में आनंद लेते रहते हैं। तो छोटे स्थानों पर ऐसी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा देखी जाती है। विस्थापन का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो जो संपन्न लोग हैं उसको आसानी से उसको झेल जाते हैं, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके सामने चुनौती आती है। वो अपना उस प्रतिकूल स्थिति में सामंजस्य नहीं कर पाते और उनको सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि उनका जीवन का अस्तित्व खतरे में आ गया है। सामुदायिक संपत्तियों से वंचना की स्थिति बनती है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि किसी भी समाज विशेष के अंदर विस्थापन से उत्पन्न होते हैं। समाजशास्त्री आधार पर जब हम विस्थापन की इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करें तो ये दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि 4 अर्थ में विस्थापन का दुष्प्रभाव है। मेंटल लेवल पर, मानसिक आधार पर, चुनौतियों के सामना करने के आधार पर। दूसरी चीज आती है इकोनॉमिकल, आर्थिक आधार पर उसका संबंध सही नहीं हो पाता। तीसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य विस्थापन का वो है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो इस प्रतिकूल परिस्थिति का सही रूप से सामना नहीं कर पाते। और चौथे रूप में यदि हम देखें तो सरकार जो मुआवजा राशि देती है वो एक बंच के रूप में, एक अमाउंट के रूप में दे दिया जाता है, लेकिन उस पैसे का रचनात्मक कार्यों में प्रयोग तो कम होता है और वो पैसा अनावश्यक कार्यों में बहुत अधिक खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन, जो कि सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा विकास जनित दुष्परिणाम देखा जाता है। ये बिंदु हमारा डिस्प्लेसमेंट का संबंधित हुआ। अब इसकी अगले बिंदु पे हम बात करें पुनर्वास, यानी हमने किसी को एक स्थान से तो हटा दिया, अब नए स्थान पर उसको पुनर्वास करना है, उसको रहने के अवसर उत्पन्न करने हैं। ये हमारा अगला चर्चा का मुद्दा रहेगा। पुनर्वास का शाब्दिक अर्थ क्या है? वंचित किए गए लोगों को, वंचित कौन से, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंतर्गत एक बहुत बड़े वर्ग को किसी मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लाया गया है, यानी उनको अपनी मूल जगह से हटाकर दूसरी जगह लाए गए। अब उनको वहां पर सरकार नियोजित तरीके से बसाने का कार्य करती है। ये बसाने का जो कार्य है, इसी को हम सामान्य शब्दों में पुनर्वास के रूप में समझ सकते हैं। तो हमारी अगली क्लास जो होगी वो पुनर्वास के संबंध में होगी। पुनर्वास क्या होता है, इसके क्या कारक हैं, कौन कौन से इस पे प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, और इसकी समीक्षा का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण है। विस्थापन का अर्थ, विस्थापन के कारक कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का विस्थापन होता है, विस्थापन के क्या समस्या के कारण है और इसके दुष्प्रभाव क्या है। समरी के रूप में आप इतना समझ सकते हैं, लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को सरकार की नीतियों के कारण हटाया जाता है, ये एक विकास रहित विस्थापन है। प्राकृतिक आपदा की वजह से उन्हें हटना पड़ता है, ये प्राकृतिक विस्थापन है। आतंकवादी माहौल के कारण कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, वो एक अलग टेररिस्ट के रूप में या आतंकवादी गतिविधियों के रूप में विस्थापन है। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक गतिविधियों में जब कोई विभाजन होता है, नए देश का निर्माण होता है, अब अफगान के उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि तालिबानियों ने जो आधिपत्य किया है तो वहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो ये अलग प्रकार का राजनीतिक विस्थापन कहा जा सकता है। इस अर्थ में विस्थापन को अपन को समझना है। और उसके अलावा सरकार उनकी मुआवजे की राशि जो देती है, सरकार के द्वारा उनके लिए जो चिन्हित किए जाते हैं, हमारे सोशल स्ट्रक्चर के रूप में ज्वाइंट फैमिली टूट रही है, जजमानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, नातेदारी व्यवस्था का अंत हो रहा है, ये सब विस्थापन के दुष्प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। आप इसको रिकॉर्डिंग वीडियो को सुनकर समझने का प्रयास करना। अगली क्लास में हम पुनर्वास को लेकर अपनी क्लास को निर्धारित समय पर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।